हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है राइटिंग बुद्धा में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अश्नीर ग्रोवर, जिनको आप सभी जानते हैं शार्क टैंक के कारण। वो सीज़न 1 में थे, सीज़न 2 में नहीं है। उनकी पहली ऑटोबायोग्राफी आई है जो कुछ 256 पेजेस की है और उसका नाम है दोगलापन। उनका जो बहुत ही फेमस डायलॉग था सीज़न 1 से। तो ये किताब क्यों स्पेशल है, जस्ट इसी कारण क्योंकि जैसे कि अश्नीर ग्रोवर जी का कैरेक्टर हम लोगों ने देखा था कि ही कॉल स्पेड है स्पेड, तो उसी लिए ये ऑटोबायोग्राफी भी एकदम उसी फॉर्म में लिखी गई है जहाँ पे वो जो चीज़ जैसी है वैसी बोलते हैं, बिल्कुल शर्माते नहीं, हिचकिचाते नहीं हैं, जो मन में है उन्होंने उस तरीके से लिख डाला। तो बुक भी उसी तरीके से लिखी हुई है। एंड देन उनकी पर्सनैलिटी में जो कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होता है, वो क्यों रिफ्लेक्ट होता है वो आपको एक किताब में उनकी कहानी पूरी पढ़ के समझ में आएगा। तो किताब लिखी इस तरीके से ना कि आपको लगेगा नहीं कि आप एक ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहे हो या एक नॉन फिक्शन किताब पढ़ रहे हो, आपको एकदम फिक्शन किताब लगेगी। तो जैसे कि किताब लिखी भी इस तरीके से है, हमने बॉलीवुड मूवीज़ देखी है, हमें दिखाया जाता है कि बहुत ढेर सारी ऑडियंस जमा है और जो फिल्म का हीरो है उसको हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, वो पुलिस के जेल में बैठा हुआ है, उसको लेके जा रहे हैं, पब्लिक रो रही है, चिल्ला रही है। और फिर हमको फ्लैशबैक में लेके जाती है मूवी, जहाँ पे बताते हैं कि ऐसा हुआ क्या एक नॉर्मल आदमी के साथ जो इतना पॉपुलर हो गया, और फिर ऐसा क्या हो गया कि उसको पुलिस लेके जा रही है। कुछ इसी तरीके से किताब को लिखा हुआ है, जहाँ पे स्टार्ट होता है वो बताते हैं कि भारत पे में उनके साथ क्या होना चालू हो गया। एंड देन वो ऑल ओवर सडन फ्लैशबैक में जाते हैं और अपने चाइल्डहुड की कहानी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं, वो बहुत ही अटमोस्ट रिस्पेक्ट के साथ अपने पेरेंट्स के बारे में, ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में, फैमिली मेम्बर्स के बारे में बात करते हैं। वो एक जॉइंट सेटअप में रहते थे और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आजकल लोग फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स को इस तरीके से बात करते हैं जैसे सब ऐवे ही हैं, बट उन्होंने पूरी इज्जत के साथ उनकी क्या इंपॉर्टेंस थी। एक सेक्शन है जहाँ पे वो बताते हैं कैसे ग्रैंड पेरेंट्स उनके साथ रहते थे, फिर अलग हो गए तो कितना बुरा हाल हो गया उनका, फिर जब वो वापस आए तो कैसे उनके जीवन में एक तरीके से हरियाली वापस आ गई। तो ये सब उन्होंने बातें करी हैं और बहुत अच्छा लगता है वो पर्सपेक्टिव पढ़ के, क्योंकि कभी भी अश्नीर ऐसा रिप्रेजेंट नहीं करते खुद को कि वो इतने ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड गाए हैं, लेकिन वो इस किताब से पता चलता है। फिर वो बात करते हैं कैसे उन्होंने पढ़ाई करके ऑलमोस्ट क्या मतलब इंडिया के टॉप 2 इंस्टीट्यूशन से अपने लास्ट 2 प्रोफेशनल कोर्सेज किए हैं। आईआईटी और आईआईएम से उन्होंने पढ़ाई करी है। कितनी मेहनत उनको लगी, उनका क्या इंस्पिरेशन था, क्या ड्राइव था कि वो ऐसा कर पाए, वो सभी चीज़ें शेयर करी उन्होंने। देन वो आपको ना उनके अंदर एक प्राइड और एक डिलाइट हमेशा महसूस होगा जो भी चीज़ उन्होंने अचीव करी है, फिर चाहे वो एकेडमिक्स से रिलेटेड हो, पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो, कॉर्पोरेट करियर में उन्होंने जो चीज़ें करी, या स्टार्टअप सक्सेस में जो उन्होंने पाया और जिस तरीके से उन्होंने यूनिकॉर्न के पार्ट रहे हैं। तो उनको बहुत प्राइड है इन सब चीज़ों का, और वो उसी तरीके से उन सब चीज़ों को बताते हैं जो आपको भी हेल्प करता है समझने में कि एक आदमी किस मोटिवेशन और ड्राइव के साथ ये सारी चीज़ें कर पाता है या कर पाया है। वो कहीं पे भी मॉडर्न साउंड करने की कोशिश नहीं करते, बट एक्चुअली बताते हैं कि कितनी एफर्ट लगती है इनमें से किसी भी सेक्टर में सक्सेसफुल होने में। मतलब आपको पता है, आप कॉर्पोरेट लाइफ में अगर हो तो वहाँ पे भी बहुत मेहनत लगती है, एक अच्छी नौकरी भी करने में आसान नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं भूल जाऊं, इस किताब में उन्होंने अपने पैकेजेस के बारे में बताया हुआ है। तो वो पैकेजेस के फिगर पढ़ के आप थोड़े से डर जाओगे। 40 लाख का पैकेज, 80 लाख एनुअल पैकेज, अब ये सब पढ़ के फिर मेरे को थोड़ा ड्राइव आया कि यार कुछ करना चाहिए लाइफ में, ऐसे बैठे बैठे तो कुछ होगा नहीं। तो वो भी एक एस्पेक्ट है जो अश्नीर ग्रोवर जहाँ पे बताते हैं कि CEO, CFO ऐसे लोगों की सैलरी क्या होती है। सो डैट वॉज ऑल्सो वेरी इंस्पिरेशनल, और आपको बहुत मन करता है कि मैं भी कुछ अपने करियर में ऐसा करूं कि उस लेवल तक, बोर्ड लेवल तक पहुंच पाऊं। फिर वो एक सेक्शन है जहाँ पे बताते हैं कि वो MBA में क्यों गए, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि ये ऑलमोस्ट लास्ट चांस है जब वो अपने लिए एक पार्टनर खोज पाएंगे। और उनको पहले दूसरे दिन ही कुछ उनकी अभी जो वाइफ है माधुरी वो दिखाई दी और उनको पसंद आ गई। उन्होंने तभी डिसाइड कर लिया मैं इसी से शादी करूँगा। फिर कैसे उन्होंने उनकी तरफ आकर्षण उनका भी जीता, कैसे इन लॉज को पटाया क्योंकि इन लॉज को उनका जॉब समझ में नहीं आ रहा था। तो वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। आपको पढ़ के पता चलता है कि ऐसे लोग हर एक काम उतने ही कन्विक्शन के साथ करते हैं और उनको सक्सेस भी मिलती है। सो डैट वाज आल्सो अ वेरी नाइस वे ऑफ राइटिंग द बुक। फिर इसके बाद वो आते हैं बताने पे कि कैसे उनका कॉर्पोरेट एक्सपीरियंसेस रहा, और वो दोनों बड़े बैंक्स के भी एम्प्लॉय रह चुके हैं, स्टार्टअप के भी एम्प्लॉय रह चुके हैं। तो बताते हैं कि इस तरीके से दोनों के एक्सपीरियंसेस और आप उनसे क्या सीख सकते हो। यहाँ पे काइंड ऑफ आपको ऐसा लगेगा कि यार ये एक रेज्यूमे तो नहीं है जहाँ पे वो एक एक करके अपने हर एक जॉब के बारे में बता रहे हैं, बट देन ऐसा नहीं है। थोड़ा इरिटेशन होगा उन लोगों को जो बहुत ज़्यादा 40s-50s में पहुँच चुके हैं और ये लाइफ खुद जी चुके हैं। उनको लगेगा मैं ये दोबारा क्यों पढ़ रहा हूँ, बट एनीवन हु इज़ नॉट अबाउ 40-45 विल एंजॉय रीडिंग हिज एक्सपीरियंसेस, और उससे वो क्या सीख सकते हैं। तो
वो इस फैक्ट पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं कि आप कोई भी चीज़ जो करते हो या सीखते हो या कोई भी रिश्ते जो आप बनाते हो अपने कॉर्पोरेट करियर में बोल लो या स्टार्टअप के करियर में बोल लो, वो कभी वेस्ट नहीं होते। वो कभी ना कभी आगे जाके ना आपको आपके करियर में रेस्क्यू करते ही हैं, आपको बचाते ही हैं। तब आपको याद आएगा अगर मैंने ये उस नौकरी में मुझे वो चीज़ करने के लिए नहीं मिली होती तो आज ये वाला सिचुएशन में बीट नहीं कर पाया होता। तो वेरी नाइस ऑफ अश्नीर टू गिव फोकस अपॉन दिस पॉइंट, क्योंकि लोग ऐसे सोचते हैं मेरी प्रोफाइल इतनी सी है, मैं ये काम क्यों करूँ, मेरे को क्या फ़ायदा, या मैं उससे क्यों रिलेशन बनाऊँ, मेरे को क्या फ़ायदा। बट ये कहीं ना कहीं लौट के आपको मिलती ही हैं और कभी भी ये सब चीज़ें वेस्ट नहीं जाती। फिर सेकेंड हाफ ऑफ द बुक इज़ मोर अबाउट हाउ ही गॉट इनटू द स्टार्टअप वर्ल्ड। वो चैलेंजेस क्या थे, कैसे वो एक ज्वेलरी शॉप के एक छोटे से कैबिन में बैठते थे, फिर कैसे वहाँ से वो स्टार्टअप वर्ल्ड के अंदर घुसे और ऑल ओवर सडन उन्होंने इतना एम्पायर बनाया। रेगुलरली वो इस इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं कि हिंदी कितना इंपॉर्टेंट है टू डू बिजनेस इन इंडिया, और वो बताते हैं क्यों इंग्लिश स्पीकिंग के वो इतना अगेंस्ट रहते हैं और क्यों हमेशा उसके बारे में बात करते हैं, और इतना ज़्यादा वो हिंदी को सपोर्ट करते हैं कि इस इंग्लिश किताब में भी उन्होंने बीच बीच में हिंदी के सेंटेंसेस लिख दिए हैं। तो इसीलिए मेरा भी रिव्यू इस किताब का हिंदी में है। सो जस्ट बिकॉज अश्नीर ग्रोवर ने गलती से देख लिया तो मुझे गाली ना दें। फिर जो स्टार्टअप सेक्शन है उससे आप सीखोगे कि उनके एक्सपीरियंसेस क्या रहे और आपको पता चलेगा कैसे एक प्रोडक्ट को कस्टमर सेंट्रिक बनाना है, रादर देन सिर्फ ये सोचना कि मेरे को क्या प्रॉफिट हो रहा है। आप पहले कस्टमर के बारे में सोचो, ऑटोमेटिकली किस तरीके से प्रॉफिट जनरेट होता है वो यहाँ पे समझाया गया है। इस दौरान बहुत से जार्गन्स मिलेंगे आपको, बहुत से टर्म्स फिगर्स ऐसे सुनने को मिलेंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे, पर ये समझना बहुत उस समय इंस्पिरेशनल होता है कि कैसे एक आदमी ने एक प्रोडक्ट बनाया जो इतना पैसा जनरेट कर सकता है, इतना ज़्यादा पैसा आपको मिल सकता है। वो बहुत इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल कहानी है कि आपको लगेगा कि यार एक छोटी सी चीज़ मैं भी बना के 1-2 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ नहीं, मैं मतलब कोई सीमा नहीं है, इतना मैं उससे पैसा जनरेट कर सकता हूँ। सो डेट इज अनदर इंस्पायरिंग टेल फ्रॉम दिस बुक। फिर लास्ट सेगमेंट ऑफ द बुक अगेन टेक्स अस बैक टू द प्रोलॉग। जैसे कि मैंने बताया भारत पे में उनको रेसिग्नेशन क्यों करना पड़ा, पूरा वो सिचुएशन किया था, वहाँ पे वो आ जाते हैं। तो मैं सच बताऊँ तो मेजर रीज़न जो उन्होंने किताब लिखी थी वो यही था। उन्होंने बताया भी जब उन्होंने रेसिग्नेशन दिया या छुट्टी पे चले गए थे तो 5-6 महीना था, उन्होंने उस दौरान अपनी ये पूरी कहानी लिख दी ताकि लोगों को उनका वर्जन पता चले स्टोरी का कि हुआ क्या था भारत पे में, क्यों वो आज बाहर हैं। पर मैं सच बताऊँ यहाँ पे आपको एक 1 डायमेंशनल पर्सपेक्टिव मिलता है, क्योंकि कहीं पे भी अश्नीर ने ये नहीं बताया कि उनसे भी क्या गलती हुई होगी कि लोग उनके इतने अगेंस्ट हो गए। तो वो एक पढ़ने में मज़ा नहीं आता। फिर दूसरा एक बहुत रैंट साउंड करता है, मतलब ऐसा लगता है कोई आदमी बस अपना फ्रस्ट्रेशन या चिड़चिड़ापन निकाल रहा है और आपको उससे सीखने को कुछ खास मिलता नहीं है। हाँ, उन्होंने बातें करी हैं कि कैसे हायरिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं आदमी से और कैसी क्या क्या चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हो एक स्टार्टअप में टू कि आपके साथ ये चीज़ ना हो जो अश्नीर के साथ हुआ कि उनको रिज़ाइन करना पड़े। बट देन स्टिल आई वुड से कि ये पार्ट लिखने का एक बेटर ऑल्टरनेटिव वे भी हो सकता था। और जैसे कि हमको पता है कि अश्नीर कोई भी चीज़ को शुगर कोट नहीं करते, तो उन्होंने बिंदास लोगों के नाम लिए हैं, उनके बारे में ऐसी बातें बोली हैं जो पर्सनली उनको पता थी। तो वो सब चीज़ उन्होंने इस किताब में किया, वो सही है कि गलत है वो आप खुद सोचिएगा, मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा। बट उन्होंने बिंदास वो सारी चीज़ें लिखी जो उनके मन में थी। उन्होंने कई चीज़ों पर लाइट थ्रो करी हैं, ऐसा स्टार्टअप फाउंडर की जीएसटी के क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, कैसे इन्वेस्टर्स आते हैं और स्टार्टअप के फाउंडर्स को बॉस करने लगते हैं और अपनी चलाने लगते हैं, कैसे जैसे कि मैंने बताया कि एक रॉन्ग हायरिंग आपको बुरी तरीके से आपकी वाट लगा सकती है, जो कि अश्नीर के साथ खुद हुआ था। आखिरी चैप्टर जो इस किताब का है उसमें उन्होंने 5 चीज़ें बताई हैं जो उनको सक्सेस ने सिखाई है और 5 चीज़ें बताई है जो उनको फेलियर ने सिखाई है। ये जो 10 पॉइंट हैं ये ऐसे हैं जो आप अपने पास कहीं नोट कर लीजिएगा और हमेशा अपने लाइफ में उसको गो थ्रू करिएगा, खास करके फेलियर वाले, बिकॉज देन दैट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव चैप्टर आउट ऑफ द कंप्लीट बुक। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट अश्नीर थॉट ऑफ राइटिंग दैट बिफोर क्लोजिंग हिज ऑटोबायोग्राफी, बिफोर ब्रिंगिंग इट टू एन एंड। फिर जब आप सब सुनना चाह रहे होंगे एक चैप्टर शार्क टैंक के ऊपर भी है, बट उसमें आपको कोई नया सुनने को नहीं मिलेगा। इट इज़ ऑल अबाउट गुडी स्टफ एंड नथिंग कंट्रोवर्शियल जो हम अश्नीर से एक्सपेक्ट करेंगे कि उन्होंने किसी शार्क के बारे में कुछ बोला हो जिससे कुछ सेंसेशन क्रिएट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज वेरी नाइसली रिटन। ओवरऑल बुक इंटरेस्टिंग है और आपको एक सिटिंग से या 5-6 घंटे से ज़्यादा लगनी नहीं चाहिए ख़त्म करने में। ये मेरे पिछले साल की 2022 की लास्ट किताब थी जो मैंने पढ़ी और उसी के साथ अपना रेजोल्यूशन 36 किताबों को ख़त्म किया था। सो इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी अ मेमोरेबल बुक फॉर मी। आई गिव इट 4.25 स्टार्स आउट ऑफ 5।
I generally got what I expected from it. In case I must have got something more than that, then I would have rated it even as higher as I rated recent Ankur Wariku's book or Rashomani's book. But for now, 4.25 stars it is. Thanks a lot.